हाय एंड वेलकम टू योर ग्लोबल मेंटर्स। आज मैं एक ऐसे व्यक्ति के साथ खड़ा हूँ, सौरांश गुप्ता, जिसका पहला वीज़ा रिजेक्ट हो गया था। जिसका एक और इशू ये था कि इनका पूरा एमबीए कंप्लीट हो चुका है, इन्होंने ग्रेजुएशन भी किया है, एमबीए भी कर रखा है और इसके बाद पूरे ही डिफरेंट फील्ड के लिए जाना चाहते थे, कनाडा वो भी। ठीक है, तो पहला वीज़ा रिजेक्शन था, उसके बाद सेकंड में वापस से ट्राई किया और कैसे इनको वीज़ा मिल पाया इवन दो देयर वाज नॉट अ रेलेवेंट डिग्री। तो आज इस पर चर्चा करने जा रहे हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट देखो ये डिस्कशन है और आप सभी लोग जो भी कनाडा के लिए प्लान कर रहे हो और जो हताश हो जाते हैं पहले वीज़ा रिजेक्शन के साथ, उनके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन सौरांश कि आपको मतलब आपका ड्रीम जो था उसमें जाने का मौका मिल रहा है, उस फील्ड में जाने का मौका मिल रहा है। तो मेरा सबसे पहला क्वेश्चन ये है सौरांश, व्हाई दिस शिफ्ट? मतलब कहाँ हम एमबीए कर रहे थे मार्केटिंग में और अब कहाँ हम ऑगमेंटेड रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी जैसे फील्ड में जाना चाहते हैं, जो कि बहुत ही फ्यूचरिस्टिक और बहुत ही डिफरेंट है ना? तो व्हाट इज़ द रीज़न, प्लीज़ बताइए आप। सो सर एक लिटिल बैकग्राउंड अबाउट माई सेल्फ। सो मैंने कंप्लीट किया है एमबीए, इंटीग्रेटेड एमबीए था मेरा, बीबीए एमबीए में, जो निर्मा यूनिवर्सिटी से किया मैंने। एंड जो स्पेशलाइजेशन वाज इन मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग के साथ में आई ऑलवेज हैड एन इंटरेस्ट इन टेक्नोलॉजी एंड डिज़ाइन। सो ड्यूरिंग माई एमबीए फेज एज वेल मैं काफ़ी ऑनलाइन कोर्सेज, सर्टिफिकेशंस एंड इनफैक्ट इंटर्नशिप भी जो मैंने करी थी ड्यूरिंग एमबीए वाज इनटू डिज़ाइन एंड टेक। तो वही वाला एक्सपर्टीज़ के साथ में जो जितना भी मैंने समझा था, मैंने एक फुल टाइम जॉब परस्यू किया एंड फुल टाइम जॉब भी वाज इन एन एडवर्टाइजिंग एजेंसी। एंड जब मैं एजेंसी में 1-1.5 साल का एक्सपीरियंस हुआ था, तो उस टाइम पे आई गॉट टू द एक्सपोजर ऑफ ऑगमेंटेड एंड वर्चुअल रियलिटी इन मार्केटिंग। तो फर्स्ट केस तो ऑगमेंटेड एंड वर्चुअल रियलिटी का था मार्केटिंग कैंपेन्स के लिए। एंड इसके साथ में मुझे ये भी मालूम पड़ा कि ये बहुत ही सारी इंडस्ट्रीज़ में इसका यूज़ केस है। हेल्थ केयर इंडस्ट्रीज़, गेमिंग इंडस्ट्रीज़, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री। पोटेंशियल के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगा कि जितना जल्दी मैं इस इंडस्ट्री में घुस जाऊँ उतना बेटर रहेगा मेरे लिए। डेफिनेटली। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है सौरांश, वो क्वेश्चन ये है कि पहला वीज़ा रिजेक्ट क्यों हुआ? आपको क्या लगता है उसकी वजह क्या हुई होगी? और क्या बच्चों को ध्यान रखना चाहिए? बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो ये वीज़ा रिजेक्शन आप सबको पता है कि कनाडा में बहुत हाई है और हाई होने के कारण बच्चे कई बार डर जाते हैं और कई बार उसके कारण से अप्लाई नहीं करते। और आपके पास भी ये ऑप्शन था कि आप यूके का प्लान बना चुके थे एंड यू हैव द बेस्ट यूनिवर्सिटी इन यूके, इन द वर्ल्ड एज वेल, डरहम यूनिवर्सिटी इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ब्रिस्टल यूनिवर्सिटी। सो मतलब इन सब के बावजूद आपने नहीं छोड़ा अपना जो मन में था और वो प्योरली उसको परस्यू करते गए। तो मुझे रीज़न बताओ कि क्या रीज़न था कि रिजेक्ट हो गया और उसके बाद क्या ध्यान रखना चाहिए बच्चों को कि वीज़ा जब अप्लाई कर रहे हैं तो क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखें वो? सर सो मेजर जो रीज़न जो सबसे ऑब्वियस था वो यही था कि वो करियर प्रोग्रेशन नहीं दिख रहा था मेरे केस में। बिकॉज मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल तो मास्टर्स कोर्स ऑलरेडी कर दिया था यहाँ से, उसके बाद में मैं एक पीजी ग्रेजुएट सर्टिफिकेट ले जा रहा था। एक तो ये रीज़न था। दूसरा ये था कि मास्टर्स तो एनीवेज कर लिया है और ग्रेजुएट सर्टिफिकेट भी मैं कर रहा हूँ, वो भी वैसे फील्ड में है जो डिफरेंट था। तो मेरे केस में वो सबसे इम्पॉर्टेंट कि मैं एक बहुत ही अच्छा डिटेल्ड एसओपी तरीके से एक बहुत ही डिटेल्ड केस प्रेजेंट करूँ अपने वीज़ा ऑफिसर्स को। बट जो मेरे अर्लियर एडवाइज़र्स थे और मतलब फैमिली फ्रेंड्स, सब ने रिकमेंड किया था कि आपका जो एसओपी है स्पेसिफिकली वो बहुत ही शॉर्ट होना चाहिए। बिकॉज वहाँ के इमिग्रेशन ऑफिसर्स के पास बिल्कुल टाइम नहीं होता है और वो बस आपको गो थ्रू ही करेंगे ऊपर ऊपर से एंड हो ही जाता है वैसा। बट मेरे को थोड़े एप्रीहेंशंस थे उसके लिए भी, बट इतना ज़्यादा रिकमेंडेड था मुझे, तो फिर मैंने एक बार के लिए फिर वही मानना पड़ा मुझे। एंड वो उसका एविडेंटली वही केस हुआ कि फर्स्ट टाइम तो रिजेक्ट ही हो गया था। फिर सर मैं आपके पास में आया था एंड आपके और मेरा अंडरस्टैंडिंग वो सेम ही था कि वीज़ा मिल सकता है एंड यू वर ऑल्सो वेरी कॉन्फिडेंट इन माई एप्लीकेशन। एंड वही था कि वी हैव टू मेक अ वेरी स्ट्रॉन्ग केस एंड वो एक्सप्लेन करना, एक इंटरव्यू होना एक अलग बात होती है कि इसमें मैं काफ़ी अच्छे से अपना केस प्रेजेंट कर सकता हूँ, बट एक एसओपी ऐसे डॉक्यूमेंट में एक बहुत ही डिटेल्ड प्रोफाइल होना बहुत ज़रूरी है। तो आई गेस वो ही सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि ऑन पेपर ऑन अ वाइडर स्पेक्ट्रम इट माइट लुक कि एक बहुत ही डिफरेंट कोर्स में परस्यू कर रहा हूँ। वो सब मैंने फिर प्रेजेंट किया, मेरे पोर्टफोलियो को मैंने अपना दिखाया कि मैंने कैसे अभी तक खुद से जो एक पोर्टफोलियो बनाया है वो उनको दिखाया कि मैंने एनीवेज ऑलरेडी यहाँ से लर्निंग करना स्टार्ट कर दिया है और ऑनलाइन कोर्सेज, सर्टिफिकेशंस जो मैंने लिए हैं वो सब मैंने एक बहुत ही आपके गाइडेंस में सब फिर हमने एक डॉक्यूमेंट प्रेजेंट किया है काफ़ी डिटेल्ड एंड वो हमने एक्सप्लेन किया था। मतलब आप बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ समझ पा रहे हो इसमें कि जब कभी भी कोई भी आप कहीं से भी लगा रहे हो अपना एप्लीकेशन, ये ध्यान रखो एसओपी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल।
आप किस तरीके से अपने केस को प्रेजेंट कर रहे हो, उसमें अपना रेलेवेंस कैसे बता रहे हो, क्यों इंडिया वापस आओगे, फैक्ट्स एंड फिगर्स बहुत क्लियर होने चाहिए। और अगर आप ये सारी चीज़ें कर रहे हो तो देयर इज़ अ ह्यूज चांस दैट यू विल गेट योर वीज़ा एक्सेप्टेंस। ठीक है, चाहे दुनिया के लिए 70% रिजेक्शन हो, आपके लिए वो 30% ही होगा, आप वहाँ से निकल सकते हो। ठीक है, तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है बहुत इंपॉर्टेंट कि YGM से क्या सपोर्ट मिला। ठीक है, हम योर ग्लोबल मेंटर्स में आपको किस तरह से सपोर्ट कर पाए, और जो SOP था, आपने याद है आपने 1.25 पन्ने का ही शायद पहला SOP बनाया था, और फिर हमने उसको डिटेल में 5 पेजेस का बनाया, और उसमें आपका था कि यार सर बहुत डिटेल हो जाएगा, क्या इतना लंबा करना चाहिए। तो वी ट्राइड आवर लेवल बेस्ट कि उसको स्क्वीज़ करें, लेकिन उतना ही करें जितना हमें ज़रूरत है और उनको सामने वाले को सारे डिटेल समझ में आए। तो हाउ डिड वी वर्क, एंड आपको कैसा लगा उस पूरा प्रोसेस? पहली बात तो जब मैं सर के पास आया था कि मेरा रिजेक्शन हो गया, सर ने मतलब मेरा SOP देखते से ही बोल दिया कि ये कितना छोटा SOP दिया तुमने। तो क्योंकि सर को केस मेरा थोड़ा पहले से अंडर मालूम था, एंड फिर सर के साथ में बैठ के एक तरीके से मैंने पूरी ही मेरी प्रोफाइल को रिवैम्प किया था हमने, कि इतना एक एक चीज़ को एक्सप्लेन किया था हमने, सर्टिफिकेशन से लेके पुराना जितना भी एजुकेशन और बैकग्राउंड था, मतलब हर चीज़ को लॉजिकली एक्सप्लेन करके हमने एक बहुत ही डिटेल सिस्टमेटिकली एक एक पैराग्राफ्स को अलग से हमने लेबल और हेड करके बनाया था। रेलेवेंस, हर एक चीज़ का रेलेवेंस हमने क्रिएट किया था। तो यही आई गेस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज आई गेस सबकी प्रोफाइल डिफरेंट होती है, एंड एक जनरल फीडबैक हर किसी को देना इट्स वेरी 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 इट्स नॉट रिकमेंडेड। एंड YGM एंड अतुल सर के साथ में सबसे बड़ा गाइडेंस मुझे यही मिला था कि सर ने पहले तो मेरी पूरी डिटेल अंडरस्टैंडिंग करी पूरे केस की, एंड उसी के बेसिस पे एक कस्टमाइज्ड प्रोफाइल बनाई थी, और वही कस्टमाइज्ड जो प्रोफाइल हर किसी को रिकमेंडेड रहता है, वही उसी के बेसिस पे सर फिर फाइनली मिला। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट यार, जब भी हम अप्लाई कर रहे हैं ना, तो हर बच्चे अलग है, इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है। हर कोर्स अलग है, हर यूनिवर्सिटी अलग है, और उसका फ्यूचर अलग है। ठीक है, तो आप उसको प्रॉपरली एक्सप्लेन करो। एक जनरलाइज SOP काम नहीं कर सकता है यहाँ पर, आपको हर समय हर बार हर केस को कस्टमाइज़ करना पड़ेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं एक और बात बोलना चाहता हूँ कि जैसे अगर कोई बच्चा प्लान कर रहा है बाहर जाने के लिए, और स्पेशली जो बच्चा अपना फील्ड चेंज कर रहा है, उसके लिए आपका क्या सजेशन है? मतलब क्योंकि अब आप ऑलरेडी कर चुके हो, तो आपके लिए ये बहुत इजी होगा कि आप उनको गाइड कर सको कि यार क्या ध्यान रखना चाहिए, और क्यों अगर कर रहे हो तो उसमें क्या उनको दिमाग में पहले रखना चाहिए, जिसके कारण से उनको वीज़ा रिजेक्शन उनका कम हो जाए। तो सबसे इम्पॉर्टेंट तो यही रहता है सर, जो मुझे समझ में आया कि हमको जो भी हमारा करंट वर्क बैकग्राउंड है, कंसिडरिंग एजुकेशन या वर्क एक्सपीरियंस, हमको उसको रिलेट करना है विद वट एवर कोर्स वी आर गोइंग टू परस्यू इन वट एवर लॉजिकल वे इट्स पॉसिबल। तो बिकॉज वही एक पाथ क्रिएट करेगा हमारे लिए कि हम क्यों एक डिफरेंट कोर्स परस्यू कर रहे हैं। एंड अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस भी नहीं है, जैसे मेरे पास एक एडवांटेज था कि आई हैड एन वर्क एक्सपीरियंस इन ऑगमेंटेड एंड वर्चुअल रियलिटी, जो मैं अभी की एजेंसी में कर रहा हूँ। बट अगर वो भी नहीं है तो हम इंडिया से भी बैठ के काफ़ी सर्टिफिकेशन कोर्सेज हैं जो हम परस्यू करके उनको दिखा सकते हैं कि वी आर जेन्युइनली इंटरेस्टेड। वो पूरा सर केस होता है कि हम जेन्युइन केस दिखाएं हमारे, कि हम किस वे में जेन्युइनली इंटरेस्टेड हैं। तो वॉट एवर वे इज़ पॉसिबल आप एक जेन्युइन केस बनाएं, बी इट सर्टिफिकेशंस, बी इट मेकिंग अ पोर्टफोलियो अगर आपके कोर्स में रिकमेंडेड है तो सर सजेशन दे ही देंगे आपको आपके कोर्स के रिलेटेड। तो आई गेस वो एक कस्टमाइजेशन इज़ वेरी रिकमेंडेड। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट सौरांश। जाओ वहाँ पर अपने ड्रीम को जियो, और बिकॉज यू आर डूइंग अ 1 year कोर्स, यू शुड डेफिनेटली प्लान फॉर 2nd year कोर्स एज वेल, बिकॉज इट विल गिव यू a 3.5 years ऑफ स्टे बैक। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर स्पेयरिंग टाइम, थैंक यू, है ना, ऑल द बेस्ट।